अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आपके सब्जेक्ट एससीएमपी के बारे में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 11 यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में अपनी चर्चा। जैसा कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और फॉर्मूलेज हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अलग अंदाज से हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर को। आपके लिए हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, जो आपको हमारी वीडियोस में भी मिलेंगी। सबसे पहले आपके लिए जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है कि स्टडी मटेरियल का जो मेन कंसेप्ट होता है वो स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना चाहिए। तो अगर आपने मेन कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद हर चैप्टर के लास्ट में आईसीएआई का स्टडी मटेरियल में समरी दी गई है, उसको देखना चाहिए। फिर यहाँ पर आपके लिए मैंने क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आप इस क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ को करते हो और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो हमारी वीडियोज़ से, फिर आरटीपी, एमटीपी, पास्ट क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली ना एक ऑर्डर में प्रॉपर तरीके से, तो इसका मतलब आपका पूरा जो चैप्टर है, एक चैप्टर पूरा रेडी हो जाएगा। इसी तरह सारे के सारे चैप्टर्स में आपको ये काम करने हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा बहुत आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। अब जहाँ तक बात आती है कि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल की, तो इसकी वीडियोस अभी मैं आपके सामने में प्रेजेंट नहीं करूंगा, पहले क्वेश्चन आंसर की वीडियोस करूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, क्योंकि चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठती है, इसकी वजह से क्वेश्चन आंसर पहले हम लोग देखेंगे, बाद में स्टडी मटेरियल पे आएंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं आईसीएआई स्टडी मटेरियल की, तो इसमें बहुत सारे आपको टॉपिक्स एक एक करके जो है ना वो आपको नजर आएंगे, और एक एक टॉपिक के बारे में आपको छोटा छोटा स्पेस देके यहाँ पर समरी करके लिखना है। ठीक है, अपने हैंडराइटिंग में समरी करके लिखना है मेरी बातों को सुनते हुए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आप हमको व्हाट्सअप करना चाहते हो तो हमारा नंबर है 8447689442। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। विदिन 24 आवर्स जो है वो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं हमारे आगे की कहानी के बारे में। तो आगे की कहानी जो आपकी आती है वो किस चीज़ के रिस्पेक्ट में आती है, तो वो आता है आपका क्वेश्चन आंसर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम कुछ थ्योरी क्वेश्चंस देखने के लिए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और इसको वीडियो को डाउनलोड करके आप देख सकते हो बार बार। अगर यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो दी गई है तो आराम से डाउनलोड ऑप्शन हमने वहाँ पर एक्टिव करके रखा हुआ है। अभी हम लोग बात करते हैं जो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस किसको कहा जाता है। तो वेरिएंस किसको कहा जाता है ये तो बड़े अच्छे से पता है आपको, कि आप सब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थ्योरी प्रैक्टिकल है, कुछ भी है, आप एक अंदाज़ा लगाते हो, एक स्टैंडर्ड लगाते हो। जैसे आपको पता है कि आपको इस साल 200 यूनिट लगने वाला है, लेकिन एक्चुअली में 200 घंटे मान लीजिए लगने वाला है, और एक्चुअली में आपको तैयारी करने में आपको मान लीजिए सिर्फ 180 घंटे में तैयारी हो गई, यानी कि 20 घंटे आपने बचा लिए। यानी कि ये फेवरेबल वेरिएंस आपको, यानी कि स्टैंडर्ड तय किया और एक्चुअल रिजल्ट देखा, दोनों का डिफरेंस को अपने वेरिएंस कहा। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएंस जो प्लानिंग वेरिएंस होता है और ऑपरेशनल वेरिएंस किसको कहा जाता है, तो कभी कभी क्या होता है ना, ये जो स्टैंडर्ड आपने सोचा है ना, वो अनसर्टेन कंडीशन की वजह से, इन्वायरमेंट में फ्रीक्वेंट चेंज होने की वजह से, लगातार इन्वायरमेंट में चेंज होगा, तो आपको जो भी स्टैंडर्ड आपने सेट किया है ना, ये 200 घंटे जैसे आपने यहाँ पर सेट किए थे, वो इन्वायरमेंट कंडीशन के हिसाब से अब सही नहीं है। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई, आप पढ़ाई नहीं कर पाए, वटेवर जो भी रीज़न हो, तो उस सिचुएशन में आपको स्टैंडर्ड को ही चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कोविड आ जाता है, तो कोविड आया तो फिर बहुत लोगों का जो है ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन उन्होंने रिवाइज किया, जिसने रिवाइज किया वो अक्लमंद थे, जिन्होंने रिवाइज नहीं किया वो उनका वेरिएंस बहुत ज़्यादा आया और इलॉजिकल आया। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कंपनी की बात हुई है इंपोर्ट प्राइस करने की, दूसरा एग्जांपल 5 रुपए के हिसाब से वो इंपोर्ट करने वाले थे, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई, एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह सब लगाने की वजह से अब आपको ये 10 रुपए में मिलने वाला है। तो आपने अपना स्टैंडर्ड कंपेयर करोगे 5 रुपए से अभी वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से, या 10 रुपए के हिसाब से। मान लीजिए आपका 11 रुपए का एक्चुअल खर्चा बैठ गया, तो आप क्या सोचोगे कि 6 रुपए का क्या आपका वेरिएंस आया? नहीं, फैक्ट तो ये है कि 11 रुपए का वेरिएंस आया। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसको बोलता है ऑपरेशनल वेरिएंस। ये जो डिफरेंस है इसको बोलता है ऑपरेशनल वेरिएंस। यानी कि आपका जो रिवाइज स्टैंडर्ड है और एक्चुअल को ऑपरेशनल वेरिएंस बोला, और ये जो डिफरेंस है ना आपका ओरिजिनल और रिवाइज्ड वेरिएंस, इसको बोलता है प्लानिंग वेरिएंस। कि आपके प्लानिंग को अच्छे से करना चाहिए था, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी आने से पहले पता लगाना चाहिए था, इसलिए इसको बोला प्लानिंग वेरिएंस। तो ये ऑरेंज वाले को क्या बोलता है? प्लानिंग। और ये जो ब्लू वाले से जो मैंने घेर के रखा है उसको क्या बोलता है? ऑपरेशनल वेरिएंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कंपनी को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में अपना रिवाइज करना चाहिए। तो इसलिए आपके पास अब 3 प्रकार के जो है ना डाटा हो गए। एक आपका एक्चुअल जो स्टैंडर्ड आपने तय किया था वो, ठीक है। दूसरा आपका ये आपका क्या हो गया? ओरिजिनल, इसको बोलेंगे ओरिजिनल स्टैंडर्ड, इसको बोलेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड, इसको बोलेंगे एक्चुअल।
ठीक है। तो तुम इन सब का डिफरेंस को आप क्या करोगे, आप प्लानिंग एंड ऑपरेशन वेरिएंस बोलोगे। अब बात करते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेरियस एनालिसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, आपको अगर याद होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, तो ओवरहेड खर्चे को एलोकेट करते हैं। ठीक है, ओवरहेड खर्चे को एलोकेट करते हैं। मान लीजिए कि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करते थे ना, कि अगर आपको 2.5 लाख रुपया, मान लीजिए 2.5 लाख रुपया जो है आपको खर्चे होते थे, तो सीधा मान लीजिए कि मशीन पर जो 2.5 लाख रुपये खर्चे हुए उसको 100 से डिवाइड कर दिया आपने, मान लीजिए टोटल आवर 100 है, और इस तरीके से आपने अलॉटमेंट कर देते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने एक नया कंसेप्ट का जन्म दिया। उन्होंने बोला ना एक्टिविटी के हिसाब से बांटो। जैसे मान लीजिए आप लोग 4 दोस्त हो A B C D, और मान लीजिए कि चारों लोगों ने जो एक आइटम, कॉमन आइटम जो है ना स्टार्टर में वेज ऑर्डर किया, तो सबने खाया, तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया। उसका टोटल बिल देके, यानी कि उसकी एक्टिविटी को देख के, किस चीज़ के लिए था, तो वेज खाने के लिए था। तो जिसने जिसने कंज्यूम किया उसी उसी को बांटा। अगर आपको याद होगा तो आपने जो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी में पढ़ा होगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी तो यही बोलता है कि जो आईएसडी वाले ऐसे ही एलोकेट करेंगे, जो जिसका है स्पेसिफिक उसको देंगे, जो कॉमन है उसको प्रोपोर्शनेट बांटेंगे, वहां पर प्रोपोर्शनेट बांटने के लिए बोलता है। तो यही कुछ कहानी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। वहां पर भी आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हो, पूरी लाइफ आपको काम आने वाला है। तो ये एक्टिविटी पहली हो गई वेज। उसके बाद दूसरी जहां तक बात करते हैं कि दूसरी एक्टिविटीज जो जहां तक बात करते हैं वो आपकी कौन सी हो गई, आप अकॉर्डिंगली कॉस्ट पूल तैयार करते हो। कॉस्ट पूल तैयार करते हो, इसी को एक पूल बनाते हो। जैसे 400 रुपये का खर्चा था ना, तो इन चारों में बांटा। ठीक है। उसके बाद नॉनवेज खाने वाले की जब बात करते हैं कि कुछ लोगों ने नॉनवेज भी खाया है, मान लो नॉनवेज 250 रुपये का हुआ है, तो ए ने खाया, सी ने खाया, और बी और डी दोनों वेजिटेरियन है, तो इन्होंने नहीं खाया। तो जब उनसे कंट्रीब्यूशन लोगे तो ये 250 वाला कंट्रीब्यूशन नहीं लोगे। एक्चुअली फ्रेंड सर्किल में ऐसा नहीं होता। फ्रेंड सर्किल में तो जितना बिल आया तो डिवाइडेड बाई 4 लोग हैं तो चारों कंट्रीब्यूशन मिलकर कर देते हैं। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से जाओ तो ऐसा होता है। अब जहाँ तक बात करते हैं ड्रिंक करने की, तो ड्रिंक कुछ लोगों ने ही किया। ड्रिंक मान लीजिए सी और डी ने केवल ड्रिंक किया, तो ड्रिंक का मान लीजिए खर्चा आया 500 और 500 टोटल 1000 रुपये आया। इन दोनों का 500 500, इन लोगों ने नहीं किया। तो टोटल बिल इस तरीके से जो है ना आप लोग कितना कितना कंट्रीब्यूशन दोगे तो पता चल जाएगा। तो जैसा देख रहा है कि तीनों का तीनों कंज्यूम किया है सी ने, तो इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसको देना पड़ेगा, 850 रुपये इसको देने पड़ेंगे। इसी को बोलते हैं, इसी कंसेप्ट को आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं, और इसी को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसमें आपको कॉस्ट ड्राइवर, तो दिस दैट एक्टिविटीज़, ये सब वर्ड बोला गया है। बल्कि ये वर्ड को आप समझ लेते हो तो बड़ा आसान है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फोकस करता है एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने में। नाम ही है कि भाई साहब पहले तो एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लो। जब हमने एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, तो उससे एक हिसाब से कॉस्ट पुल बना लिया। तो एक ब्रिज की तरह दिख रहा है आपको, एक कॉस्ट पुल बना दिया। और उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि जो उसका ओवरहेड कॉस्ट होगा ना कॉस्ट पुल का, जैसे वेज का जो टोटल है, मान लीजिए ये ओवरहेड कॉस्ट है, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसके लिए कॉस्ट ड्राइवर सेलेक्ट करोगे। जैसे कॉस्ट ड्राइवर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर चारों को बांट दिया। तो कॉस्ट पुल ये जो टोटल आपका आ गया, इसको बोला कि ये जो ना, ये जो ओवरहेड का आप टोटल बता रहे हो ना, वो एक्टिविटी के हिसाब से बांट दो, वेज नॉन वेज। और यहाँ पर मान लीजिए ये आपका ओवरहेड कॉस्ट होता है, तो आप क्या बोलते हैं, इसको एक्टिविटी बोलते हैं। और एक्टिविटी के हिसाब से आपको सबका जो है ना टोटल बिल को 3 हिस्सों में बांट देना है। इससे आपने कॉस्ट पुल तैयार कर लिया। और कॉस्ट पुल के लिए, हर के कॉस्ट पुल के लिए कॉस्ट ड्राइवर सेलेक्ट करके सब में आपस में बांट देना है, सब में आपस में आप बांट देंगे। ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं कि आपने क्या किया, इन सब को अभी तक क्या करते थे, टोटल बिल को चारों दोस्तों में बांट देते थे, तो वो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गया। और लेकिन अभी आपने नहीं किया, इसको 3 कैटेगरी में बांटा बिल को, वेज, ड्रिंक और नॉन वेज। और उसके बाद जो है ना ये कॉस्ट पुल को आपने इन लोगों को ड्राइवर के हिसाब से डिवाइड कर दिया। बशर्ते यहाँ पर अलग बात है कि यहाँ पर जो है ना ये इंसान के हिसाब से आपने जो है ना ये लिया, कॉस्ट ड्राइवर लिया। लेकिन ठीक है, चलो एक्टिविटी के हिसाब से भी आप ले सकते हो। यही तो आप करते रहते हो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, यानी कि टोटल ओवरहेड कॉस्ट को आप डिवाइड कर देते हो कॉस्ट पुल में। यानी कि ये जो टोटल था ना, टोटल, इस टोटल को आप क्या करते हो, कॉस्ट पुल में डिवाइड करते हो, वेज, नॉन वेज, और तो कॉस्ट पुल में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि उसके हिसाब से आप जो है ना कॉस्ट ड्राइवर सेलेक्ट करते हो, और अकॉर्डिंगली सारी जो है ना प्रोडक्ट वाइज जो है ना आप इसको बांटते रहते हो। यही सब कहानी आपने की हुई है कौन से चैप्टर में, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो होता है, अपॉर्शनमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट होता है यहाँ पर। तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए जब होता है ये काम, तो आप उसको क्या बोलते हो, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस भी निकालते हो। आपको ऐसा तो नहीं है कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस नहीं निकालते हो आप, तो वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस आप निकालते हो। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस फॉर्मूला लगा के फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस भी निकालते हो। अगर ये जो
जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो वो एक्टिविटी के हिसाब से कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस एनालिसिस करना। ठीक है, इसकी लंबी चौड़ी कहानी है, प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगा चीज़ें। अगर मान लीजिए कि एक कंपनी जो होता है, यहाँ पर बात करते हैं कि एक कंपनी है ए, इसको थोड़ा अच्छे से मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि एक कंपनी होती है आपकी ए, सपोज कंपनी ए को रिक्वायर्ड होता है मशीन सेटअप करने के लिए 20 टाइम्स टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट, यानी कि 20 टाइम सेटअप करता है। कितनी बार सेटअप करता है, स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, सेटअप कितनी बार करना पड़ेगा, 20 बार। कितना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करने के लिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आपने कितना बोला कि 2000 प्रोड्यूस करने के लिए जनरली 20 बार करना पड़ेगा, और उसका कॉस्ट बैठेगा 4000 रुपये। ठीक है, तो 20 बार सेटअप करने का कॉस्ट 4000 रुपये बनेगा, तो इसलिए वन टाइम सेटअप करने का कॉस्ट आपको कितना बनेगा, 200 रुपये बनेगा। ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपने डाटा जो है ना वो सेलेक्ट कर लिया कि ये भाई साहब हमारा स्टैंडर्ड है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि कंपनी ने एक्चुअली प्रोड्यूस किया 2100, स्टैंडर्ड के हिसाब से इनको लगना चाहिए था कितना, इनको लगना चाहिए था 21 टाइम सेटअप, लेकिन इन्होंने 19 बार सेटअप पे ही काम चला लिया। जब 19 बार सेटअप से ही काम चला लिया तो इन्होंने क्या किया, 2 बार सेटअप का बचा लिया पैसा, और ये 2 सेटअप बचा लिया। जब 2 सेटअप बचा लिया इन्होंने, तो आप सोचो ना कि स्टैंडर्ड रेट कितना है, लगभग आपको तो यहीं पर दिख रहा है कि 400 रुपये इन्होंने बचा लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और बात कहानी में ये आ गई कि एक्चुअल में जो कॉस्ट इन्होंने करने को दिया ना, सिर्फ 3000 में 19 बार सेटअप करके काम चला लिया। माय गॉड, कितना अच्छा किया इन्होंने। अब यहाँ पर बोलता है कि वेरिएंस एनालिसिस जब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से तैयार करते हो तो आप कैसे वेरिएंस एनालिसिस करोगे, इसकी बात पूछी जाती है आपसे। तो बोलता है कि 20 सेटअप आपको रिक्वायर्ड होता है 2000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब एक सेटअप में आपके कितने यूनिट बनते हैं, एक सेटअप में आपके 100 यूनिट बनते हैं। ये जो बात आती है कि एक सेटअप में आपको 100 यूनिट बने, 100 यूनिट आपके हिसाब से 100 यूनिट बनने चाहिए, लेकिन भाई साहब ने बनाया 2100 यूनिट। 2100 यूनिट में उसको 21 सेटअप चाहिए था, लेकिन उन्होंने 2 सेटअप सेविंग कर लिया यहाँ पर। अब जब 2 सेटअप सेविंग कर लिया तो देखो ये 2 सेटअप और 200 रुपये के हिसाब से जो आपका स्टैंडर्ड रेट है, आपके हिसाब से तो 400 रुपये फेवरेबल बैलेंस आ गए, पहले ही सेटअप कर लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कंपनी जो है क्या बोलते हैं, ओवरहेड बजट रेट करके कंपनी को अगर देखा जाए तो इनको कितना खर्चा करना चाहिए था, 19 सेटअप का 3800 रुपये खर्चा करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने खर्चे किए हैं सिर्फ कितने, इन्होंने जो है ना क्या बोलते हैं, इन्होंने खर्चे किए, इसको चलो ये खर्चे को 3900 मान के चलते हैं, 3900 मान के चलते हैं। तो इन्होंने ज़्यादा खर्चा किया है तब कम टाइम में सेटअप कर पाए होंगे किसी कारण से। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर इनको खर्चे करने चाहिए थे 3800, लेकिन इन्होंने खर्चे किए हैं 3900। इसका मतलब 100 रुपीज़ का नुकसान करवा दिया यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि किसी ने आपको जो है ना 400 रुपये का फेवरेबल करवा दिया और 100 रुपये का नुकसान कर दिया। यानी कि आपको यहाँ पर क्या होता है कि 100 रुपये का नुकसान आप कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो, 100 रुपये का नुकसान आप कैलकुलेट कर रहे हो कि आपको 3800 लगने चाहिए थे, पर ये लगा है 3900 यहाँ पर। तो रुपीज़ 100 रुपये का जो है ना अनफेवरेबल बैलेंस है आपका। ठीक है, जो आपका फेवरेबल नहीं है, एडवर्स इफेक्ट जिसको बोलते हो। तो पहले तो 400 रुपये फेवरेबल और 100 रुपये एडवर्स। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एक्सपेंस वेरिएंस इसको बोला जाएगा। आप इसको एक्सपेंस वेरिएंस बोलोगे और यहाँ जो बचा लिया उसको इफ़िशियंसी वेरिएंस बोलोगे। तो ये कहानी में कुछ नहीं है, बस यही है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से ही आप, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से आप यही तो करते आ रहे थे और यही आप करोगे। अब हमारी अगली कहानी होती है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लर्निंग कर्व इम्पैक्ट ऑन वेरिएंस। लर्निंग कर्व क्या होता है कि जैसे जैसे एक रेशियो होता है कि अगर पहला प्रोडक्ट आपने 200 घंटे में बनाया ना, तो दूसरा प्रोडक्ट बनाने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, उससे कम टाइम लगेगा। बहुत कम बोलो तो मान लीजिए कि आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई कि सेकंड टाइम उसको बनाया। सपोज दैट एक बैलेंस शीट बनाने में आप टाइम लेते थे, मान लीजिए कि अगर सिंपल बैलेंस शीट है 4480 वाला, तो पहले लेते थे मान लीजिए शुरू में आपको 1 घंटे भी लगे होंगे, लेकिन आप 10 मिनट में बैलेंस शीट तैयार कर देते हो, 15 मिनट में तैयार करते हो, फटाफट कर देते हो। ITR फाइल करना फटाफट कर देते हो। क्यों? स्टार्टिंग में जब ITR 1 भी फाइल कर रहे होगे पहली बार जीवन में आप, तो आपको कितना टाइम लगा होगा, अगली बार तो उतना टाइम नहीं लगा और अब तो और भी फास्ट हो गए। तो लेकिन एक रेशियो पर, एक एक्सटेंट पर आने पर एक लिमिट हो जाता है, इसको बोलते हैं लर्निंग कर्व। तो अगर मान लीजिए कि दोबारा उस प्रोडक्ट को बना रहे तो 180 घंटे लगते हैं आपको, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि 90% का लर्निंग कर्व रेशियो है, 90% का लर्निंग कर्व रेशियो है। अब यहां पर बात करते हैं कि इसी को बोलते हैं कि लर्निंग कर्व कंसेप्ट जो होता है
वो कौन से स्टेटमेंट पर आपको याद आ रहा होगा ऐसा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने यह कहा था प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि एक बार बार आप अगर एक ही काम को करते हो, अगेन एंड अगेन डूइंग द सेम थिंग विल मेक यू एक्सपर्ट, वो आपको एक्सपर्ट बना देगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका टाइम जो है ना वो कम लगेगा अगली बार। इसको लेकिन जो निकालने का एक लर्निंग कर्व जो आपने का इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो आपको दो चीज़ों पर ध्यान रखना है यहाँ पर, कि ये एक तो वेरिएबल नेचर का जो खर्चा होता है ना उसी पे इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि लेबर और लेबर आवर्स से रिस्पेक्टिव जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं उस पर। दूसरी बात कि आपका एक लेवल पे जाने के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, मटेरियल पर एप्लीकेबल नहीं होता है लर्निंग कर्व इफेक्ट आपका। और अगर मैकेनिकल प्रोडक्शन है, कंप्लीट टेक्नोलॉजी से आपका प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले लेबर आवर से जो भी रिस्पेक्टिव है, मान लीजिए आवर से, लेबर आवर या आवर से रिस्पेक्टिव, लेकिन यहाँ पर मैंने साफ साफ बोला कि एक्सेप्ट, यानी कि मटेरियल पर नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट पर नहीं, और टोटल टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, टोटल मैकेनिकल काम है आपका, तो उस वहाँ भी सिचुएशन में लर्निंग कर्व इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है। यानी कि आपका यहाँ पर बात करते हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो डबल हो जाता है प्रीवियस प्रोडक्शन के लेवल से नेक्स्ट प्रोडक्शन लेवल में, तो आप उसका गौर करोगे कि टाइम जो है ना अकॉर्डिंगली आपको कम लगता है। ठीक है, टाइम अकॉर्डिंगली कम लगता है। जैसे कि यही एग्जाम्पल को हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर लर्निंग कर्व इफेक्ट में दिखाता हूँ आपको डबलिंग अप्रोच से, एक होता है फॉर्मूला अप्रोच और एक होता है डबलिंग अप्रोच। अभी यहाँ पर गौरतलब ये है कि आपका लर्निंग कर्व रूल जो है ना हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन लर्निंग कर्व रूल, उसमें हम लोग जो डबलिंग अप्रोच करके देखने के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए कि पहला यूनिट बनाने में, दूसरा यूनिट बनाने में 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 8, इस पर लर्निंग कर्व आपका अप्लाई होता है। मान लीजिए लर्निंग कर्व रेशियो आपका 90% का, तो हमारे एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं कि अगर 200 यूनिट बनाने में आपको क्या लगेगा, 200 यूनिट बनाने में पहली बार आपको 200 आवर लगा आपको एक यूनिट बनाने में, 200 आवर्स लगा, यानी कि पहली बार आपको लर्निंग कर्व अप्लाई नहीं होगा तो पूरा का पूरा 200 आवर ही आपको लगने वाला है। दूसरी बार देखो, जब आप डबल यूनिट बनाने के लिए जा रहे हो तो 200 आवर के हिसाब से, आपके हिसाब से एक यूनिट बनाने में 200 घंटे लगने चाहिए थे मेरे को, तो 2 यूनिट बनाने में मेरे को 400 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन उस पर लर्निंग कर्व अप्लाई हो जाएगा। तो आपको घंटे कितने टोटल लगेंगे, 360 लगेंगे। एक मिनट, 200 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 90%। तो जब 360 आवर आपको लगेगा 2 यूनिट बनाने में, तो डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 180 घंटा लगेगा एवरेज आपके एक यूनिट बनाने में। ये आपको समझ में आ गया। अब लर्निंग कर्व अप्लाई होगा तो पिछले वाले को देखेंगे कि अब आपके हिसाब से जो है ना 180 घंटे लगते हैं आपको एक यूनिट बनाने में, तो 4 यूनिट बनाने में कितना टाइम, 180 आवर मल्टीप्लाई बाई 4, लेकिन इस पर 90% लर्निंग कर्व अप्लाई हो जाएगा। जैसे इस पर 90% लर्निंग कर्व अप्लाई होता है तो 180 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 90%, यानी कि 648 आवर्स टोटल आपको लगेंगे। यानी कि 4 यूनिट बनाने में 648 लगे तो एक यूनिट बनाने में डिवाइडेड बाई 4 162 लगेंगे। देख रहे हो टाइम रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद 162 आवर लगेंगे आपको, आपके हिसाब से लगे थे, तो आप सोचोगे 162 आवर 8 यूनिट बनाने में, लेकिन यहाँ पर 90% लर्निंग कर्व अप्लाई हो जाएगा, यानी कि 162 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 90%। टोटल आपको घंटे कितने लगे 8 यूनिट बनाने में, 166.40। अगर इसको 8 से डिवाइड आप कर देते हो तो एक यूनिट का टाइम आपको पता चल जाएगा कि अब की बार केवल लगा तुमको 145.80 आवर्स। तो कहाँ तो तुम 200 घंटे में एक यूनिट बनाते थे और कहाँ आप बना रहे हो 145 घंटे में। इसका मतलब इसी को लर्निंग का रूल बोलते हैं। ये दो तरीके से निकाला जाता है। अगर मेरे को ये 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8, लेकिन मान लो 5वां यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता, तीसरा यूनिट पूछा, तो मेरे को फॉर्मूला अप्रोच से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर लर्निंग कर्व का जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो आपका इफेक्ट होता है ना, जरा उसके बारे में बड़े ध्यान से सोचिए कि आपको पता है कि आपका जो मान लीजिए लर्निंग कर्व होता है लेबर पर अप्लाई, ठीक है, तो लेबर आवर में डिफरेंस आपका आ जाएगा क्योंकि आपने लर्निंग कर्व रेशियो यहाँ पर लगा के रखा है। तो लेबर में एक होता है रेट वेरिएंस और एक होता है इफिशियंसी वेरिएंस। जब रेट वेरिएंस की बात करते हैं तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर जो है ना स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है, इंटू एक्चुअल आवर करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो है ना एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर तो आपका फ़र्क पड़ गया। पहली बात एक्चुअल आवर आपका, तो आपका वेरिएंस तो और ज़्यादा फेवरेबल आ जाएगा क्योंकि आप तो कम घंटे में आप काम कर रहे हो, तो ये आपका फेवरेबल होने का बिल्कुल चांस रहेगा। लेकिन फिर भी अगर एडवांस हो रहा है तो मैनेजमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब इफिशियंसी वेरिएंस की जब आप बात करते हो तो इफिशियंसी वेरिएंस आपको क्या बोलता है,
इफिशिएंसी वेरिएंस आपको बोलता है कि स्टैंडर्ड आवर क्या लगेगा, स्टैंडर्ड आवर क्या लगता है कितने के लिए, एक्चुअल आउटपुट के लिए, माइनस एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर क्या होगा, और उसके बाद एक्चुअल में आपने कितना आवर लिया हुआ, रियल में कितना आवर लिया हुआ, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। अब स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो अभी एक्चुअल आवर यहाँ पर इफिशियंसी वेरिएंस में भी फर्क पड़ गया क्या। इसी कहानी को आप क्या बोलते हो, लर्निंग कर्व में जो इफेक्ट है एक्टिव आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वो पड़ेगा, तो लर्निंग कर्व इम्पैक्ट ऑन वेरिएंस, ये आपने देखा और लर्निंग कर्व रूल का मतलब देखा। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग बात करते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिलेवेंट कॉस्ट अप्रोच टू द वेरिएंस एनालिसिस। तो वेरिएंस एनालिसिस पर रिलेवेंट कॉस्ट, तो रिलेवेंट कॉस्ट आपका क्या होता है जो आपके डिसीजन मेकिंग में मददगार साबित हो और जिसमें आप मुख्य तौर पे कौन से कॉस्ट को लेते हो, सिर्फ 2 प्रकार के समराइज कर दो तो आपको लास्ट में पता चलेगा VC प्लस OC, यही रिलेवेंट कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब कुल मिला के बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएंस एनालिसिस जो होता है ये क्या होता है कि ये क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज जब लिमिटेड होता है तो आपको वेरिएंस एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, इस रिसोर्सेस में यहाँ पर उसको इफिशियंसी से यूज करना पड़ता है, इसीलिए आपको सबसे पहले रैंक करना पड़ता है प्रोडक्ट का रैंक। रिलेवेंट कॉस्टिंग आपको किस चीज़ में मददगार करता है, रैंक 1 2 3, पहले रैंक में कौन सा प्रोडक्ट को बनाना है, दूसरे में कौन सा प्रोडक्ट को बनाना है, इसके लिए आपको रिलेवेंस कॉस्टिंग समझना पड़ता है अच्छे तरीके से, डिसीजन मेकिंग समझना पड़ता है। यानी कि अगर रिसोर्सेज को फंड मैनेजर या जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेगा, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग के हिसाब से, तो फिर मटेरियल यूजेस वेरिएंस, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस वगैरह वगैरह सब एडवर्स आने लगेगा। तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा रिलेवेंट कॉस्टिंग को, अगर आपने अच्छे तरीके से रैंक करके इस्तेमाल नहीं किया तो। अगर इस्तेमाल किया तो तब तो भाई क्लियर सी बात है कि भाई आपका जो है ना सिचुएशन बदल जाएगा, वह आपका जो है ना सिचुएशन बदल जाएगा, मतलब आपका फेवरेबल आने का पूरा चांस है। यानी कि अगर थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए कि आप बात करते हो इसको, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर समझते हैं कि अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 3 गुड्स हैं आपके A B, ठीक है, A और B 2 ही गुड्स मान के चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट A का 4 है और B का 5 है। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड आपको पता है, मैक्स कितना डिमांड है, तो डिमांड आपको पता है मान लीजिए कि 5000 यूनिट का, और यहाँ पर भी 5000 यूनिट का, दोनों प्रोडक्ट का डिमांड है आपका। मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है आपको, जो डिमांड किया है आपको, तो 2 kg दोनों में रिक्वायर्ड मटेरियल 2 kg और 2 kg। अभी टोटल मटेरियल अवेलेबल जो है ना 16000 kg है, 16000 kg अवेलेबल है मटेरियल आपका। मैक्सिमम डिमांड भी आपको पता चल गया, और आपको पता चल गया कि यहीं पर देख सकते हो 5 दूना 10,000, 10,000 20,000 का आपको है। अब ए पहले बनाओ कि बी पहले बनाओ, ये आपको देखना पड़ता है। तो एक्चुअली प्रोड्यूस की जब बात करते हैं तो एक्चुअल प्रोड्यूस कितना किया, एक्चुअल प्रोड्यूस किया है मान लीजिए 4,000 और 4,000 यूनिट मैक्सिमम डिमांड है, और एक्चुअल में प्रोडक्शन किया आपने 4,000 यूनिट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको यूजेस वेरिएंस जो है ना रिलेवेंट कॉस्ट अप्रोच से अगर पूछा जाए तो आप क्या करोगे। यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आप मटेरियल यूजेस वेरिएंस ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेट करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड जो एक्चुअल आउटपुट के लिए था वो कितना था, 16,000 आपके पास kg अवेलेबल थे, और 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 16,000 kg आपने बना लिया। इसका मतलब आप ट्रेडिशनल मेथड से जाते हो। लेकिन यहाँ पर अगर कंपनी रिलेवेंट कॉस्ट अप्रोच को अपनाती है, थोड़ा दिमाग कंपनी लगाएगी तो वो रिलेवेंट कॉस्ट अप्रोच को लगाएगी। यहाँ पर बात करते हैं कि 5,000 यूनिट के लिए आपको कितना लगेगा, दोनों का मिला के कितना लगेगा, तो दोनों का मिला के बोला गया है यहाँ पर मान लीजिए कि 20,000 आपको चाहिए था। आपके हिसाब से 5,000 गुने 2 प्लस 5,000 गुने 2 टोटल 20,000 kg आपको चाहिए था, और आपके पास अवेलेबल कितना है, 16,000 kg अवेलेबल है। यानी कि आप ये समझ लो कि जो आपके पास 20,000 kg जो आपका जो मटेरियल है 16,000 kg, उसको बेस्ट यूज़ करना है, आपको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है, तो आप क्या करोगे, इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है बी का तो इसको दोगे रैंक 1, और इसका कंट्रीब्यूशन कम है तो इसको दोगे रैंक 2। और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपने किया था, ठीक है, तभी ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया होगा। अब ये जो रैंक 1 यानी कि पहले प्रोड्यूस करो इसको मन भर बना लो ए को, लेकिन
आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1, उसमें स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट भी पढ़ा होगा और उसमें स्ट्रैटेजी में भी देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि भाई तुम जो है ना बी को पूरी तरह से जो है ना वो डिस्ट्रॉय ही कर दो, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करो। ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में ही केवल आप फाइनेंशियल डाटा के देख के डिसीजन लेते हो, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर उसी तरीके से सोचेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्टेटमेंट शोइंग बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स आपको तैयार करना पड़ेगा। स्टेटमेंट शोइंग बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स आपको तैयार करना पड़ेगा। आपको पहले क्या करना है, कोशिश करनी है कि पूरा का पूरा जो है ना 2000 केजी में से 10,000 केजी जो है ना बी के लिए दे दे, बी बना ले पहले। आप पहले बी बना लेते हो क्योंकि आपको ज़्यादा फायदा चाहिए, तो 5000 यूनिट बी का बनाते हो और उसके लिए आपको कितना लगता है, 2 केजी लगता है, तो 10,000 तो यही खा गया, बी खा गया। अब आपके पास बचे हैं 10,000। अब 10,000 बनने बचे हैं केजी। अब आपको पता है कि ये जो ए है ना वो भी, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो पता चलेगा कि ये 5000 यूनिट बना लो, ए को 5000 यूनिट बना लो, और बी का 10,000 यूनिट बना लो रिलेवेंट कॉस्टिंग अप्रोच से। यानी कि रिलेवेंट कॉस्टिंग अप्रोच से प्रोडक्शन मैनेजर को जो है ना यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। अच्छा 16,000 ही अवेलेबल है, सॉरी यहाँ पर क्या करोगे, आपका 20,000 तो अवेलेबल है ही नहीं, 16,000 अवेलेबल है, तो 6,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि सिर्फ 3,000 ए का आपको बनाने को मिलेगा, सिर्फ 3,000 ए का आपको बनाने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब 3,000 ए को बनाने का मिलेगा यहाँ पर और 5,000 यूनिट बी का, तो एक्चुअली जो है ना आपने प्रोड्यूस किया दोनों प्रोडक्ट का 4,000 और 4,000। आपको बनाना कितना था, बी का 5,000 और ए का 3,000 बनाना था, लेकिन दोनों का 4,000 बना लिया, तो यहीं पर वेरिएंस आ गया। और ये वेरिएंस को नुकसान का रीजन कौन हुआ, तो ताकि आपने रिलेवेंट कॉस्टिंग अप्रोच नहीं लगाया था। इसका मतलब आपको रिलेवेंट कॉस्टिंग अप्रोच लगाना था। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि अगर बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेरिएंस, यहां पर बोलता है वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग और वेरिएंस एनालिसिस का यहां पर कोरिलेट करके आपको बोला जाता है कि इसका कोरिलेशन निकालो। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, थ्रूपुट अकाउंटिंग का। अब आप बात करते हो कि जो आजकल का मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड होता है ना, उसमें नॉर्मली लेबर जो होता है वो 40 घंटे काम करता है एक वीक में। ठीक है, 40 घंटे काम करने का मतलब क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल इमेजिन करो तो 40 आवर आप कैसे काम करते हो, आप जाते हो 8 घंटे रोज काम करने के लिए। ठीक है, और मान लीजिए कि आईटी कंपनी में हो तो 5 दिन का ही आपको वर्क होता है, तो 5 डेज, तो ये 40 घंटे नॉर्मली आप काम करते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर अनएक्सपेक्टेड लीव वगैरह ले लिया 2-3 दिनों के लिए भी, तो उनको रिप्लेस करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने दिन में रिक्रूटमेंट करो, ट्रेनिंग दो, ये सब तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर बात करते हैं कि जो 2-3 दिन का ब्रेक भी ले लिया ना, तो इनको एक काम करो, 40 आवर अवेलेबल है ना, 40 आवर में मैक्सिमम इफिशियंसी से इनका काम लो। ठीक है, ये कोशिश करते हैं। यहाँ से जन्म होता है आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग का, यानी कि वो चाहते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट कम से कम हो, जो वर्कर को पैसा दे रहे हैं इसके हिसाब से। अगर 40 घंटे जो जितने भी घंटे इनके पास अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम छुट्टी, तो उस सिचुएशन में वो जो आपके जितने भी घंटे अवेलेबल है उसमें इफिशियंसी से काम कर लोगे तो आपका वेरिएंस अवेलेबल आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि थ्रूपुट अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से थ्रूपुट अकाउंटिंग बीच में आ जाता है टांग अड़ाने के लिए, और ये कंसेप्ट आपको साफ साफ बोल देता है कि भाई साहब रुको, तुम ऐसा सोचते हो ना तो तुम गलत हो। ये थ्रूपुट अकाउंटिंग आपको साफ साफ बोल देता है कि जो आपका कैपेसिटी है ना, एक ऑप्टिमल लेवल के बाद अगर आप उस कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हो तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक मैनेजर को ये लगता है कि हमारे पास जो है ना 20,000 आवर अवेलेबल हैं, इसमें हम इतना ज़्यादा यूनिट बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन मार्केट का डिमांड तो है ही नहीं उतना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब नुकसान। तो इसका मतलब यहाँ पर बात करते हैं कि थ्रूपुट अकाउंटिंग रोकता है, तो ये आपको फ़र्क देगा, थ्रूपुट अकाउंटिंग जो है ना आपको फ़र्क देगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेरिएंस एनालिसिस इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फॉर हाई टेक्नोलॉजी फर्म। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि वेरिएबल कॉस्ट और आपका उससे रिलेटेड जो भी आपका लेबर वगैरह होता है, लेबर कॉस्ट, ये सब पर फर्क पड़ता है आपका किस चीज़ का, तो लर्निंग कर्व का। अब लर्निंग कर्व तो अप्लाई नहीं होता टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट पे। अब वेरिएंस एनालिसिस यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से वेरिएंस एनालिसिस पे क्या फ़र्क पड़ेगा।
तो वेरिएंस एनालिसिस जो होता है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है हर एक तरह के फर्म के लिए, चाहे तुम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो या नॉर्मल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो या बिल्कुल यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ पर लेबर आते हैं और लेबर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का हाई टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब लेबर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवर्स वेरिएंस का हाई टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। हाई टेक्नोलॉजी फर्म जो होता है, जो हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें इंक्लूड होता है जैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आपकी हो गई, प्लांट मशीनरी वगैरह सबकी जो हाईटेक मशीन वगैरह है, नैनो डिज़ाइन टेक्नोलॉजी अगर आप बनाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में तो कई सारी टेक्नोलॉजी आपको आए दिन देखने को मिलते हैं। इस सिचुएशन में यहाँ पर बोलता है कि जो लेबर कॉस्ट और फिक्स्ड लेबर कॉस्ट जो होता है, ठीक है, यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट, क्योंकि काम तो टेक्नोलॉजी करेगा रियल मायने में। अभी कोका कोला कंपनी का जो प्रोडक्शन होगा कोका कोला कंपनी के फैक्ट्री में होगा और सब ऑटोमेटिक होता है, तो लेबर कॉस्ट और जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है ये एक प्रकार का कमिटेड कॉस्ट होता है, ये आपको देना ही पड़ेगा, कमिटेड कॉस्ट। और कमिटेड कॉस्ट आपको पता है कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए नॉट रिलेवेंट, ये रिलेवेंट नहीं होता है। मतलब आप कितना भी बनाओ, आपका मशीन खराब हो, कुछ हो, लेबर तो वहाँ पे खड़े हैं तो उनको कॉस्ट देना ही पड़ेगा, तो कमिटेड कॉस्ट हो गए। फर्म जो होता है इनको तुरंत भगा नहीं सकते हैं, लेबर लोगों को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि भाई हम तुमको पेमेंट नहीं देंगे क्योंकि हमारा इकोनॉमिक शटडाउन चल रहा है, शटडाउन वगैरह चल रहा है, ये सब नहीं बोल सकते वो। इसका मतलब क्या बोलता है कि लेबर कॉस्ट जो होता है यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, इसके लिए हाई स्किल्ड पर्सन आप रखते हो, कम लोग को रखते हो क्योंकि ज़्यादा काम मशीन से होता है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है उसका हेवी रेंट होता है, क्योंकि एडवांस ऑटोमेटिक मशीन वगैरह आप यूज़ करोगे तो उसका हेवी रेंट तो होगा ही। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो होता है इस सिचुएशन में आपके लिए किसी काम का नहीं है। इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवर वेरिएंस, ये सारी चीज़ों पर ही आपको फोकस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर फेस करना पड़ जाता है, वेरिएंस एनालिसिस अगर करना चाहो तो टेक्नोलॉजी फॉर्म में, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ क्या बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। यानी कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट बिकम आउटडेटेड हो सकता है ड्यू टू चेंज इन रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। ये जो स्टैंडर्ड आपने सेलेक्ट किया है ना, हो सकता है आपका बेकार हो जाए, वो सही नहीं है, टेक्नोलॉजी के पर डिपेंड करता है ये बात, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूसली जो है ना इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करता है और स्टैंडर्ड कॉस्ट को रिड्यूस करने का, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है ना वो हो सकता है कि उतना कारगर नहीं हो। दूसरा, ये स्टैंडर्ड जो सेट किया है ना आपने, उस पर कंटिन्यूअस आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करने का ऑर्गेनाइजेशन ट्राई कर रही है, ठीक है। और जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो होता है ना, वो दोनों तो आपका यूजलेस ही हो गया हाई टेक्नोलॉजी में फॉर्म में। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जो है ना एग्जैक्टली डिटरमाइन ही नहीं कर पाए वेरिएंस एनालिसिस उनकी वजह से, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम आती है। अब अगला सवाल उठता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन सर्विस सेक्टर। वेरिएंस एनालिसिस इक्वली इंपॉर्टेंट होता है दोनों सेक्टर के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, लेकिन आप गौर करो ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 90% 80% तो आपका वेरिएबल खर्चे ही होते हैं, जितना यूनिट बनाओगे उस सबसे खर्चे होते हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर में, अभी तो सर्विस सेक्टर में जो मेजर खर्चे होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, मेजर पोर्शन जो होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, ओवरहेड कॉस्ट जो होता है उसका मेजर पोर्शन होता है टोटल कॉस्ट का, एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उल्टा ज़्यादा ही फिक्स्ड खर्चे का संभावना है, सर्विस सेक्टर में उतना ज़्यादा नहीं है। तो वेरिएंस एनालिसिस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करते हो, या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हो। दोनों सिचुएशन में बोला आपका कि दोनों सिचुएशन में आपको ज़्यादा जरूरी है क्या, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकालना। टोटल कॉस्ट जो है ना ज़्यादा होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उसके बावजूद भी सर्विस सेक्टर में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो होता है वो टिपिकली कम होता है कंपेयर टू बाकी ओवरहेड कॉस्ट के, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि सर्विस सेक्टर में तो आपका कुछ कॉस्ट जो होता है लेबर कॉस्ट तो वो तो ज़्यादा हो गई। अगर मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर है, टीचर को हायर करके वो काम करवाती हैं तो फिर वो ज़्यादा हो गई, पर स्टूडेंट के हिसाब से भी पैसे देती है। तो आप डिपेंड करता है उस पर कि किस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोग वेरिएंस जो होता है वो कैलकुलेट करेंगे सेम तरीके से जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करते हैं, कोई फ़र्क नहीं आएगा, वैसे ही वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये हमेशा कम वेरिएंस शो करेगा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के लिए, यानी कि जो डायरेक्ट होते हैं ना उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल और लेबर का जो वेरिएंस निकालोगे ना वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जनरली कम होगा। यानी कि एनालिसिस जो करोगे सर्विस सेक्टर में वो आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के टेक्निक से इस्तेमाल से करना चाहिए।
ये सर्विस सेक्टर का जो आप जो वेरिएंस एनालिसिस करोगे वो ABC के हिसाब से करना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से करना चाहिए। यानी कि आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल टास्क यानी कि एक्टिविटी को ढूंढोगे, स्मॉलेस्ट एक्टिविटी को ढूंढोगे, स्मॉलेस्ट छोटी से छोटी एक्टिविटी को, स्मॉलेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर मार्कर का इस्तेमाल नहीं करता है तो उस बात को भी आप गौर करोगे, यानी कि आप छोटी से छोटी एक्टिविटीज़ को गौर करोगे। मान लीजिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगा रहे तो कौन कितना खर्चा करता है एलोकेट करने के लिए। इसी कंसेप्ट को आप बोलते हो मैकडोनल्डाइजेशन। ठीक है, इसी कंसेप्ट को आप बोलते हो, देखिए आपके समरी में भी दिया गया है मैकडोनल्डाइजेशन किसको कहते हैं, ये इसी कंसेप्ट को आप बोलते हो। यानी कि सर्विस सेक्टर में आपने क्या किया, स्मॉलेस्ट एक्टिविटीज़ में बांट दिया, छोटी से छोटी एक्टिविटीज़ में, छोटी छोटी बातें में आपने एक्टिविटीज़ निकाल ली। इसको मैकडोनलाइजेशन कंसेप्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मैकडोनलाइजेशन कंसेप्ट जो होता है वो क्या बोलते हैं, जॉर्ज रिटजर ने निकाला था। अभी जॉर्ज रिटजर का नाम याद रखना तो ज़रूरी नहीं है, वो आपके प्रोफेसर और ऑथर थे, दोनों किताबें भी लिखते थे। और वो बात करते हैं कि वो जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट वगैरह सब होता है ना, मैकडोनल्ड, वो जो बर्गर सेल करता था, आपको उसका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो भिखारी था, वो भीख मांगता था। ठीक है, और भीख मांगता था तो उसने जो है ना 1 रुपये उसके किसी ने एक दिन भीख दिया, उसको समझ में नहीं आया कि मेरे को करना क्या चाहिए। तो उसको समझ में आया कि उसके अंदर सिर्फ एक ही टैलेंट है, खाना बनाने का, उसके अलावा उसको कुछ आता ही नहीं। वो भिखारी को समझ में आया कि भीख मांगने से ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो उसके बाद उन्होंने आजू बाजू के लोगों को बोलना चालू कर दिया कि यहाँ पे मैं बैठे रहता हूँ, तेरे को कभी खाना बनाने का ज़रूरत पड़ेगा तो मेरे को बुलाना। इस तरह करते 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 उसने मैकडोनल्ड बनाया, उसका चेन बनाया, और आपको पता ही है मैकडोनल्ड। और वही जोकर अपने आप को महसूस कर रहा था वैसे ही सरकारी चेयर पे बैठ के, इसीलिए एक जोकर की फ़ोटो दी रहती है सरकारी चेयर के बाहर। तो ये मैकडोनल्ड की कहानी है जो कि मैंने आपको शॉर्ट में समझाई। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो भी सर्विस सेक्टर होता है ना, उसमें 4 फीचर्स यानी कि कंपोनेंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैकडोनलाइजेशन में ही 4 फीचर्स होते हैं आपके। सबसे पहले बात करते हैं इफ़िशियंसी, पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कैलकुलेशन, कैलकुलेट करने के लायक तो होना चाहिए। तीसरा प्रिडिक्टेबल, ठीक है, तो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। और उसके बाद फिर बात करते हैं कंट्रोल। तो मैकडोनल्ड को लगा होगा ना कि वो प्रिडिक्ट तो किया होगा ना कि उस एरिया में जो है ना वो खाना बनाने के लिए लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ और जेंट्स सब जॉब करते हैं, तो फिर उसने प्रिडिक्शन किया होगा। तो इफ़िशियंसी कैसे आती है, तो मैकडोनल्ड जो होता है वो बहुत फास्ट सर्विस प्रोवाइडर है। इफ़िशियंसी देखो सारे मैकडोनल्ड के गुण से ही आप देखो, ये फास्टेस्ट वे जो होता है ना वो उससे तरीके से बर्गर बना लेता है और आपकी भूख को मिटा देता है। वो ऑर्गेनाइजेशन को सजेस्ट करता है कि हर एक टास्क का टाइम अगर आप रिड्यूस करोगे तो आप इफिशियंसी को अचीव कर पाओगे। दूसरा आपको बोलता है कि मैकडोनलाइजेशन में कंसेप्ट में बोलता है फीचर कैलकुलेट करना, फीचर बोलो कंपोनेंट बोलो दोनों एक ही होता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्वांटिफाइबल होना चाहिए, यानी कि सेल्स इन नंबर रादर देन बीइंग सब्जेक्टिव, मतलब टेस्ट कैसा ये नहीं, कितना सेल हुआ वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, यानी कि अकाउंटिंग डाटा पे रिले करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। मैकडोनलाइजेशन एज्यूम करता है कि क्वांटिटी जो होता है वो इक्वल टू क्वालिटी होता है। आप अगर क्वांटिटी बना सकते हो तो क्वालिटी बना सकते हो। वर्कर जो होता है सर्विस इंडस्ट्री में वो जज करता है कि कितना फास्ट ये काम करता है, कितना काम आप ITR फाइल करके देते हो, GST करके देते हो, तो क्लाइंट आपके बहुत खुश होते हैं, पेनाल्टी भी नहीं लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है। अमेजोन वाला फ्लिपकार्ट वाला भी आपको बहुत जल्दी डिलीवर करके दे देता है, तो आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है। वो इक्वल टू क्वालिटी होता है। इस कंसेप्ट से बिलीव होता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर्ड अगर किया जाए कस्टमर को शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, तो वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का अपने आप रिजल्ट कंसिडर किया जाता है। उसके बाद होता है आपका प्रिडिक्टिबिलिटी, जो प्रिडिक्शन, यानी कि यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करता है कि वो पर्सन कहाँ गया है, ठीक है, वो आपका सेम सर्विस एंड प्रोडक्ट जो होता है ना, जहाँ पर भी उसको चाहिए, अगर मान लीजिए कि उसका ट्रैकिंग सिस्टम है उसके हिसाब से उसको पहुँचा के दिया जाता है। जनरली अगर आप ऑर्डर करते हो ये सारी चीज़ें जो आपका जो ना बुके वगैरह ऑर्डर करते हो, तो आप अगर रोड पे भी हो ना तो वो आपको ट्रेस करके पहुँचा के देते हैं, आप उनको बोलो तो ठीक है भाई साहब मैं इस रोड से क्रॉस कर रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ रहूँगा, मेरे को एग्जैक्ट पोजीशन पे तुम आके पहुँचा देना। आप उसको बोलते हो लाइव लोकेशन शेयर करता हूँ। इसका मतलब सोचो कि प्रिडिक्टेबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। कंट्रोल, यानी कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो होता है ना, स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए सबका। ऐसा नहीं कि इंसान बदल जाए तो फिर प्रोसेस बदल जाए, स्वाद बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो उनका स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पब्लिक सेक्टर।
पब्लिक सेक्टर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी, और पब्लिक सेक्टर कंपनी की जब बात आती है तो आपको जो इंडिया की टॉप भारत रत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सब जो है ना वो सब की याद आती है, भेल की याद आती है। तो ये भेलपुरी वाला भेल तो है नहीं, ये भारत के नवरत्न कंपनी में से एक है। तो वेरिएंस एनालिसिस रिक्वायर्ड यहाँ पर इनको पब्लिक सेक्टर कंपनी को बराबर बेसिस पे करना पड़ता है, जिसमें उनको एक्चुअल यूनिट जो है ना मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ता है, एस्टिमेटेड यूनिट के हिसाब से उनका क्या डिफरेंस आया वो जानना पड़ता है, एक्चुअल एस्टिमेशन का कंपैरिजन करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो उसको मेंटेन करना पड़ता है इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिट ऑफ सर्विस अडॉप्टेड, जैसे कि नंबर ऑफ आवर वर्क, एक्चुअल कॉस्ट जो होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में देखना है, यानी कि इंश्योर करना पड़ता है इसके लिए बहुत सारी बातें उसको कि तुम्हारा ट्रेड पेबल कितना है। ट्रेड पेबल का मतलब आपको पता ही है, ट्रेड पेबल ये भी इंश्योर करना पड़ता है, ये इसमें आपको इंश्योर करना पड़ता है, यानी कि क्या बोलते हैं ट्रेड पेबल का मतलब क्या, स्टिल आउटस्टैंडिंग है, ये अभी तक पेमेंट इसका आया नहीं है, तो ये सर्विस जो होता है वो दे दिया है लेकिन कंपनी का बिल जो है वो अनपेड है स्टिल, एक्यूरल को भी देखना पड़ता है। ठीक है, सर्विस जो होता है वो कंपनी ने इस्तेमाल कर लिया है लेकिन अभी तक उसको बिल मिला नहीं है कि वो पेमेंट करेगा, और टाइम डिफरेंस को भी देखना पड़ता है, टाइम डिफरेंस। ठीक है, टाइम डिफरेंस का मतलब कॉस्ट जो कि इनकर्ड किया जाता है कि ओवर यानी कि आपका क्या होता है कि कॉस्ट जो होता है ना ओवर द ईयर आप जिसको इनकर करते हो, जिसको एमोटाइज करते हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन वगैरह क्यों ना हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, ट्रेड पेबल, एक्यूरल और टाइम डिफरेंस ये सब आप देखते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन पब्लिक सेक्टर में, इनको ध्यान रखते हुए आपको बोलता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करने के लिए, ट्रेड पेबल, एक्यूरल और टाइम डिफरेंस। तो बात बड़ी छोटी है लेकिन एग्जाम में आपको कैसे याद रहेगा इसके लिए आपको आराम से समझना है। तो यानी कि यहाँ पर बात आती है कि आपको जो कॉस्ट कंट्रोल पब्लिक सेक्टर कंपनी का है ना, भेल वगैरह जैसे कंपनी का, तो एक्चुअल यूनिट कॉस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है मंथली बेसिस पर कंपेयर टू एस्टिमेटेड, ये देखना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन मेंटेन करेगी जो भी सर्विस आपने अडॉप्ट किए हैं उन सबके हिसाब से। अब कहानी आगे बढ़ती है हमारी कि क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप अगर मार्जिनल और स्टैंडर्ड दो तरीके से निकालते हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक एज्यूम करता है फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो संक होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग ही जब आप अप्लाई करते हो तो ये क्या बोलता है, ये फिक्स्ड कॉस्ट को बेकार बोलता है, बोलता है रिलेवेंट ही नहीं है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट ये सब डिसीजन मेकिंग के लिए काम की चीज़ें नहीं हैं। यानी कि आपके लिए काम की चीज़ें क्या है, अगर फिक्स्ड में कोई वेरिएबल पोर्शन है या अदरवाइज वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड भी मान लो कि चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि अगर 200 बच्चे हुए तो आपको एक बस लगेगा ले जाने में, लेकिन 202 बच्चे हो गए तो 205 बच्चे हो गए तो ये फ़र्क पड़ गया। ठीक है, जैसे कि आपने जो ब्लॉक क्रेडिट देखा था और जो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में, इसमें बोला था कि आपको 13+ की कैपेसिटी वाला जो गाड़ी होगा ना, मोटर व्हीकल होगा ना, उस पर आपको आईटीसी मिलता है। लेकिन अप टू 13 यानी कि इंक्लूडिंग ड्राइवर, अप टू 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर तब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में हो तो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कहानी में ये जो ट्विस्ट आता है वो किसकी वजह से, 13+ होने से ही फर्क बदल गया। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट में भी कुछ वेरिएबल पोर्शन हो सकता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक एज्यूम करता है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो संक कॉस्ट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, इसीलिए वो केवल उसी बात को कंसिडर करता है जो कि वेरिएबल होता है प्रोडक्शन करने के लिए। जबकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक सारे कॉस्ट को, फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, सबको पकड़ेगा। तो सीधे शब्दों में कहा जाए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक जो होता है वो सारे कॉस्ट को पकड़ता है और मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक केवल वेरिएबल वगैरह को पकड़ता है। अब दोनों टेक्निक में डिफरेंस क्या होता है कि एक में आता है फिक्स्ड, यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है दोनों टेक्निक में, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, वो अराइज नहीं होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। ठीक है, तो वॉल्यूम वेरिएंस का फर्क आ जाता है। फिक्स्ड ओवरहेड का जो वॉल्यूम वेरिएंस होता है ना, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, ये वेरिएंस का फर्क आ जाता है कि यहाँ पर फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस अराइज ही नहीं होता है मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग जो होता है वो इनकॉर्पोरेट नहीं करता है फिक्स्ड ओवरहेड को ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। ठीक है, नॉट फिक्स्ड ओवरहेड आउटपुट बेस्ड। तो ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ना इसको लेता ही नहीं है। अब जब मार्जिनल कॉस्टिंग को भाई उससे लेना देना ही नहीं कि भाई पर यूनिट के हिसाब से हम तो फिक्स्ड ओवरहेड देखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट देखेंगे ही नहीं,
तो यहां पर ये जब बात ही बोल देता है मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम आपका, तो ड्यू टू दिस डिफरेंस इन द बोथ टेक्निक फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस डू नॉट अराइज मार्जिनल कॉस्टिंग सिंस मार्जिनल कॉस्टिंग डू नॉट इनकॉर्पोरेट फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पर जो है आपको डिफरेंस कई सारे होते हैं मार्जिनल, जो वहाँ पर और भी एक डिफरेंस आप बोल सकते हो कि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो होता है वो जो मार्जिनल कॉस्टिंग अंडर सेल्स वेरिएंस का मतलब कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो सेल्स जो आपको क्या होता है, सेल्स वेरिएंस की जगह पर कंट्रीब्यूशन, आपको सेल्स कंट्रीब्यूशन वर्ड आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे, दोनों का शीट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दोनों का शीट दिखाऊंगा, स्टडी मटेरियल से जो है ना मैंने लिया हुआ है, तो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि कुछ वेरिएंस जो होता है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में कैलकुलेट किया जाता है और कुछ वेरिएंस जो होता है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कैलकुलेट किया जाता है। जो डिफरेंस होता है बाकी सब कुल मिलाकर सेम ही होता है। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन का जो क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट नोट्स अगर आपको पूछ दिया गया तो फिर आप यहाँ पर प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन में ही आपको, चलो स्टडी मटेरियल पे ही जाते हैं इसका आंसर देखने के लिए। अगर आपसे पूछता है प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन तो आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले क्या करते हो कि आप बजटेड प्रॉफिट लेते हो और फिर आप रिकॉन्सिलेशन में क्या निकालते हो उसके हिसाब से एक्चुअल। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ स्टडी मटेरियल से जो आपका क्या फ़र्क आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में रिकॉन्सिलेशन बनाने से और आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के बेसिस पर रिकॉन्सिलेशन बनाने से। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 1 2 3 करके वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आपको बड़े गौर से बड़े ध्यान से देखना है ये बातें, और साथ में जो है ना मैंने आपको यहाँ पर ये सीट को भी आपको कंपेयर में आपको करवा के दे रहा हूँ। अभी जहाँ तक बात करते हैं कि ये चीज़ को गौर करो आप, सबसे पहले आप दोनों में सिचुएशन में क्या करते हो, बजटेड प्रॉफिट लेते हो, ठीक है, बजटेड प्रॉफिट लेते हो और उसके बाद फिर क्या करते हो, एक्चुअल प्रॉफिट जो है ना एक्चुअल प्रॉफिट अकॉर्डिंगली निकालते हो। यहाँ पर नीचे साइड में आप देख सकते हो एक्चुअल प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो बजटेड प्रॉफिट से लेकर एक्चुअल प्रॉफिट तक जाने की कहानी दोनों अप्रोच में थोड़ी सी अलग हो जाती है। उसी को थोड़ी सी अलग जो हो जाती है ना, उसी को गौर करना है आपको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका बजटेड प्रॉफिट लेना होता है और लास्ट में आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होता है। कौन सा? स्टेटमेंट नंबर 1 में, जो कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। चलो मार्जिनल कॉस्टिंग में भी आप कंपेयर करके देख लेते हो कि बजटेड प्रॉफिट से यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट आपको निकालना होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच जो यहाँ पर बताया गया है थर्ड स्टेटमेंट करके, उसमें भी देख सकते हो उसमें उल्टा है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऊपर में है और नीचे में एक्चुअल प्रॉफिट करके कैलकुलेट किया है, रिवर्स कैलकुलेशन किया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। चलो कोई बात नहीं, हमारे यानी कि काम की चीज़ है स्टेटमेंट नंबर 1 और 2। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो बजटेड प्रॉफिट आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपको ये जो प्राइस वेरिएंस है और यूजेस वेरिएंस है, ये दोनों निकाला और दोनों यूजेस का ही मिक्स और यील्ड, ठीक है। तो मटेरियल माई मटेरियल MY मिक्स और यील्ड, आप मेमोरी टेक्निक ऐसा सोच सकते हो। उसके बाद जैसे इसको जो यूज यील्ड वेरिएंस बोलते हैं ना, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसी को यहाँ पर इफिशियंसी वेरिएंस करके बोला गया है। तो यहाँ पर भी बात करते हैं कि आपका जो है ना जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है उसमें रेट, उसके बाद आइडल टाइम और इफिशियंसी टाइम। आइडल टाइम और इफिशियंसी टाइम मतलब इस्तेमाल, टोटल इस्तेमाल इतना हो गया और इफिशियंट इस्तेमाल इतना हो गया। टोटल इस्तेमाल यानी कि यहाँ पर तो टोटल इस्तेमाल हुआ था मटेरियल, तो इसलिए उसको यूज़ बोल दिया था। यहाँ पर भी टोटल इस्तेमाल इन दोनों का टोटल है, लेकिन उसमें इफिशियंट कितना हुआ था और बेकार कितना हुआ था, दोनों को बात कर दिया। यहाँ पर भी बात करते हैं मिक्स और यील्ड। अब यहाँ पर मिक्स और यील्ड की जगह पे एम, जो यहाँ पर बोला इफिशियंसी वेरिएंस का ये दो पार्ट है, मिक्स और यील्ड की जगह पर जो है ना सब इफिशियंसी बोल दिया, सब इफिशियंसी। चलो ठीक है, ये बात हमने जानी। अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 से। यहाँ पर भी सेम कहानी आ गई कि प्राइस वेरिएंस और यूजेस वेरिएंस, इसमें बोला मिक्स और यील्ड। चलो भाई ठीक है, मिक्स और यील्ड। लेबर की बात हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पर बोलता है कि रेट, आइडल टाइम, इफिशियंसी टाइम, और इफिशियंसी में दो पार्ट, मिक्स और सब इफिशियंसी। चलो ये हमने यहाँ पर भी देख लिया। तो मटेरियल और लेबर तो दोनों टेक्नोलॉजी में, दोनों जो है ना टेक्निक्स है आपका एब्जॉर्प्शन वाला और मार्जिनल वाला, दोनों में मैच हो गया। अब वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और इफिशियंसी की बात करते हैं। इसमें एक्सपेंडिचर और इसमें इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब इस्तेमाल, और यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड में कुछ आइडल का कंसेप्ट नहीं है, इसकी वजह से आइडल नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये यहाँ भी एक्सपेंडिचर और इफिशियंसी बराबर है। अब यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन अप्रोच में। यहाँ पर बोलता है कि फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। चलो भाई एक्सपेंडिचर कर दिया। वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम में बोलता है कैपेसिटी और इफिशियंसी। कैपेसिटी और इफिशियंसी अब तक आप बोल रहे थे यहाँ पर जो मिक्स और यील्ड, यहाँ पर बोल रहे हो कैपेसिटी इफिशियंसी, कैपेसिटी इफिशियंसी। मेटेरियल इसी को बोलता है मिक्स, इसी को बोलता है यील्ड।
चलो ठीक है, मिक्स और यील्ड। इसी को जो आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस था वो बोला था मिक्स और सब इफिशियंसी। चलो ठीक है, लेबर भी बोला था कि मिक्स और सब इफिशियंसी। यहाँ तक की तो बात आपने उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया कि सब इफिशियंसी को इसने बोला है कि वॉल्यूम वाले ने बोला है कैपेसिटी और इफिशियंसी, कैपेसिटी और इफिशियंसी वॉल्यूम वेरिएंस के दो पार्ट। अब आते हैं यहाँ पर, ये क्या बोलता है कि फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वॉल्यूम कैपेसिटी और इफिशियंसी। बट यहाँ पर फ़र्क पड़ गया। मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच आपको क्या बोलता था? मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में बहुत बड़ा फ़र्क था किस चीज़ को लेकर, ये वाला वॉल्यूम वेरिएंस को लेकर। ये वाले वॉल्यूम वेरिएंस को लेकर कहानी थोड़ी सी अलग थी, यानी कि आपको वहाँ पर साफ साफ हमने देखा था कि क्या बोलते हैं उसको, मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक में फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के सामने में चलो आ जाते हैं। कौन से किस सिस्टम में? तो मार्जिनल कॉस्ट सिस्टम में, मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में। अभी फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम के सामने में हम लोग आ जाते हैं, तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो होता है वो अराइज नहीं होता है मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम फिक्स्ड ओवरहेड को इनकॉर्पोरेट आउटपुट बेसिस पे नहीं करता है। यानी कि ये जो वेरिएंस है ना, कौन सा वेरिएंस की बात कर रहा है? नॉट बेस्ड ऑन आउटपुट। ये वॉल्यूम इसमें अगर कोई है तो लो, अदरवाइज मत लो। ठीक है, कौन से अप्रोच में? मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में। पहला डिफरेंस ये। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखो कि सेल्स मार्जिन वेरिएंस जो लास्ट में लिया है ना, तो ये प्राइस और वॉल्यूम, और यहाँ पर मिक्स और क्वांटिटी वेरिएंस इनका नाम दिया है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या बोला कि सेल्स मार्जिन प्राइस और मार्जिन वॉल्यूम, नाम में लगा दिया मार्जिन प्राइस और मार्जिन वॉल्यूम। ठीक है, मार्जिन प्राइस और मार्जिन वॉल्यूम, और मार्जिन देखो नाम वहाँ पर रखा है मार्जिन, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में देखो क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में यहाँ पर मार्जिन नहीं बोला, सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। वहाँ पर मार्जिन बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं वो मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है। तो ये आपका फ़र्क आ गया, ये आपका जो दो डिफरेंस होता है ये फ़र्क आ गया। ठीक है, एक तो वॉल्यूम में, और दूसरा जो होता है ना यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में सेल्स कंट्रीब्यूशन के हिसाब से प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस जो है ना निकालते हैं। और ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है इसमें भी मिक्स और जो है ना क्वांटिटी, ये करके हम लोग निकालते हैं। तो यही चीज़ जो है ना आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आप बताओ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पर और मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर। तो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है एब्जॉर्प्शन वाले में सेल्स मार्जिन, और मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज़ किया है सेल्स कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल्स मार्जिन और सेल्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वेरिएंस और मिक्स और क्वांटिटी यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो अब कुल मिला के बात करते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में जो है ना आपने जाना। अब हम लोग बात करते हैं आगे कहानी की तरफ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का इन्वेस्टिगेशन करना। उस पर अगर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या लिखोगे? तो यानी कि बात करते हैं कि ये आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंस। ये आपको सजेस्ट करता है कि पॉसिबल कॉज ऑफ वेरिएंस, ठीक है, लेकिन आपको क्या बोलते हैं रियल कॉज को फाइंड आउट करने में इन्वेस्टिगेशन मदद करता है, पॉसिबल कॉज को नहीं, रियल कॉज को। उसके लिए कुछ रीजनेबल स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हो ना तो रियल कारण को पता करते हो। एक होता है पॉसिबल कॉज, तो जब भी वो क्राइम रिपोर्ट से कोई भी, मान लीजिए क्राइम रिपोर्ट की बात हम लोग करते हैं, तो कोई भी मर्डर का जो है ना वो सीन दिखता है, तो इसका मतलब पॉसिबल कॉज वो ढूंढते हैं कि कौन कौन मार सकता है, क्यों मार सकता है उसमें, लेकिन वो फाइंड करते हैं रियल कॉज, इन्वेस्टिगेट करते हैं रियल कॉज। आप वेरिएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वही कर रहे हो। ठीक है, अब रियल कॉज को फाइंड करने के लिए यहाँ पर बोलता है कि कुछ स्टेप्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका एडवर्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है वो किस कारण से हो सकता है, ये आप सोचोगे। आपका मान लीजिए कि आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कुछ और एक्चुअल कॉस्ट और कुछ और। अगर ये जो वेरिएंस आया है तो आप क्या बोलोगे कि क्या जो प्राइस ऑफ द मटेरियल जो होता है वो जनरली इंक्रीज होता है टाइम ऑफ परचेज के टाइम पे, जनरल है ये बात, या कभी कभी मेटल का प्राइस मतलब फ्लैक्चुएटेड होता है ना, किसी का फ्लैक्चुएट बहुत करता है। ठीक है, तो वो है क्या, या फिर परचेज मैनेजर जो होता है उसने हाई प्राइस पे खरीदा है, प्रिवेलिंग मार्केट बात को
मैनेजर की गलती है, मैनेजर ने गलती से हाई प्राइस पे खरीदा है या कुछ उसके मन में पाप है। अभी हम बात करते हैं कि क्या उसने जानबूझ के किया है कुछ कमीशन वमीशन लेने के लिए शेयर से, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो जो होता है वो अकॉर्डिंगली वो मैं चेंज कर दिया है कि क्या कर दिया है, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है। यानी कि ये आपको एडवर्स वेरिएंस का रीजन क्या है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसमें आप फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर दोनों को कंसिडर करोगे। यानी कि आपको जो मैनेजमेंट का एक प्रकार का ये स्किल है जिसको मैनेजमेंट को जानना पड़ेगा और उसको सुधारना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन वेरिएंस जो होता है वो आपका क्या बोलते हैं उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कंपनी डिसाइड करती है नॉट टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि उसमें खर्चे बहुत लग जाते हैं, टाइम बहुत व्यर्थ होता है, बोलते हैं कि भाई थोड़ा बहुत चलो चलता है, ठीक है, ये बोल के इग्नोर कर देते हैं। इसलिए मैनेजर को वहां पर जो फेवरेबल वेरिएंस होने के बावजूद भी डिमोटिवेट फील करता है कभी कभी ऐसे सिचुएशन में, जब आप एक्चुअल कॉज नहीं ढूंढते हो। तो कई जगह उनका फेवरेबल और कई जगह एडवर्स आ जाता है ना, तो फिर एक्चुअल कॉज आपने ढूंढना नहीं, तो मैनेजर जो होता है ना उसको थोड़ा तकलीफ होता है, ठीक है। अब ये फैक्टर टू बी कंसिडर व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग वेरिएंस, वेरिएंस को जब इन्वेस्टिगेट करते रहोगे तो फिर क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करना पड़ता है, कुछ बातें आपको गौर करनी पड़ेगी कि क्या क्या फैक्टर्स देखना पड़ता है। सबसे पहले देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ वेरिएंस। टाइप्स ऑफ वेरिएंस, कितने टाइप्स के वेरिएंस होते हैं। तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को का मकसद होता है कि इन्वेस्टिगेट करना केवल एडवर्स वेरिएंस को, और कुछ कंपनी सारे जो है ना वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव है। यानी कि आपको किस टाइप के वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करना है, पहले कैटेगराइज करो, पहले ढूंढो। सब वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करने लगेंगे तो हुआ जो आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंस है। उसके बाद बात करते हैं साइज ऑफ वेरिएंस, साइज, टाइप, साइज। यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इन्वेस्टिगेट करता है वेरिएंस को केवल जब वो एक लिमिट से, एक्सेप्टेबल वेरिएंस लिमिट से एक्सीड कर जाता है। जैसे मटेरियल कॉस्ट में ना अगर आपको 5 रुपये से ज़्यादा जो है ना फर्क आ रहा है, तो फिर आप गौर करो उस बात को। ऐसा करके वो डिसाइड करते हैं अपना अपना थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड करते हैं। तीसरा फैक्टर है पैटर्न ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पैटर्न, किस पैटर्न में इन्वेस्टिगेट करोगे। अगर वेरिएंस जो होता है वर्स और वर्स हो रहा है ओवर द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो यानी कि वो वेरिएंस जो होता है वो आपको जरूरी है। मतलब किस पैटर्न से है कि मतलब आपका वेरिएंस पिछले साल से देखो ना, इस साल क्या है, पिछले महीने से इस महीने क्या है, मतलब धीरे धीरे आपका कोई गला दबोच रहा है, ऐसा तो नहीं है, ये पता लगाओगे, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि बजटरी प्रोसेस, बजट। तो बजटरी प्रोसेस यानी कि अगर कंपनी को फील होता है कि स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस जो होता है वो रियलिस्टिक नहीं है, यानी कि वो क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है और सिंपली कंसीडर करता है पिछले कंट्रोल को, फ्यूचर एक्सपेक्टेड को ध्यान में नहीं। मतलब बहुत सारे बजट के तरीके होते हैं, एक होता है जीरो बेस बजट, यानी कि पिछली बातों को भूल जाओ और अभी नए सिलसिले से फिर से प्लान बनाओ। तो कैसा बजटरी प्रोसेस आप लगाना चाहते हो, ठीक है। आप पिछले वाले को देखना चाहते हो कि नहीं, ये फ्यूचर का फॉर्मूला देखना चाहते हो कि नहीं, क्या किस हिसाब से बजट निकालना चाहते हो वो आप सोच लो, ठीक है। तो ये भी बोलता है कि फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग वेरिएंस। उसके बाद एक आता है आपका जो ना, ये खर्चे भी आप देखो ना, कॉस्ट देखो, कॉस्ट। ये सारे फैक्टर को आपको कंसिडर करने की आवश्यकता होती है कि क्या खर्चे बैठेंगे इन्वेस्टिगेशन करने में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई बेकार का खर्चा हो जाएगा, जितने का बच्चा नहीं उतने का झुंझुना। तो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। मेथड यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग वेरिएंस, सिंपल रूल ऑफ थंब मॉडल और स्टैटिक डिसीजन जो मेकिंग होता है। ये मेथड ऑफ वेरिएंस होता है दो प्रकार के, एक बोलता है कि सिंपल रूल, ठीक है, सिंपल रूल ऑफ थंब मॉडल, और दूसरा स्टैटिक्स डिसीजन मेकिंग। दो चीजें मेथड बताई गई है। इसको बोलते हैं कि जो सिंपल रूल जो है ना वो आपका एक तरह से सिंपल रूल ऑफ थंब मॉडल जो होता है नॉन स्टैटिकल मॉडल होता है। इस मेथड में आप क्या करते हो, जरा हम लोग इस बात को गौर करते हैं कि इस मेथड में आप क्या करते हो। सिंपल रूल ऑफ थंब मॉडल में, इस मेथड में आप वेरिएंस को इन्वेस्टिगेशन करते हो स्टार्ट करने से लेके जब जो लिमिट उनका एक्सेप्टेबल वेरिएंस तक था तब तक तो ठीक था, एक्सेप्टेबल जो आपका एक्सेप्टेबल लिमिट है तब तक तो ठीक था, लेकिन वहां से जिस पॉइंट पे बढ़ा उस पॉइंट को आप ढूंढते हो, उसको बोलते हैं सिंपल रूल ऑफ थंब मॉडल। जिस पॉइंट पे, जिस एग्जैक्ट पॉइंट पे, बस उस पॉइंट से वेरिएंस आप चेक करना चालू करते हो। एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढते हो कि कहां से हमारा अंतर आया है। स्टैटिकल मेथड में क्या करते हो, स्टैटिकल मेथड में जाहिर सी बात है इसका नाम है स्टैटिक्स। यानी कि इस मॉडल में आप जो होते हैं ना कुछ मेथड यूज करते हो कि कहाँ से इन्वेस्टिगेट करना है। उसके लिए आप क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी जो है ना वो लगाते हो, प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व,
ये मेथड भी लगाते हो। उसके बाद लगाते हो मैथमेटिकल रूल, अदर, या फिर स्टैटिकल चार्ट्स, स्टैटिक्स का चार्ट वगैरह सब होता है वो सब लगाते हो। इन सब में आपकी मदद करने के लिए एक्सेल है आपके पास, जो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी आपको मदद करेगा। इस मेथड में कंपनी डिसाइड करती है कि क्या वेरिएंस इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल या आउट ऑफ कंट्रोल। कैसा है वेरिएंस एनालिसिस, तो यानी कि कंपनी जो है ना स्टार्ट करती है उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो स्टार्ट करती है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पॉसिबल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरिएबल्स होता है उस पर, ठीक है। तो आप पॉसिबल इंटरडिपेंडेंस की बात जब करते हो कि क्या क्या पॉसिबल जो है ना वो डिपेंडेंस होता है वेरिएंस के बीच में, तो बहुत सारी बातें यहाँ पर अराइज हो जाती हैं। वेरिएंस के बीच में क्या क्या इंटरडिपेंडेंट, एक वेरिएंस क्या दूसरे वेरिएंस पर निर्भर होता है, इसी बात को आपको पूछा जा रहा है कि इसी बात को कि क्या एक वेरिएंस दूसरे वेरिएंस पर निर्भर होता है। तो बोलता है कि वेरिएंस जो होता है वो एक दूसरे पर निर्भर होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंस जो होगा वो निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएंस, कि वो किस वेरिएंस पर डिपेंड करता था उसके रिस्पेक्ट में। कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हाई क्वालिटी का आप मटेरियल परचेस करते हो, हाई क्वालिटी मटेरियल, तो मटेरियल के प्राइस वेरिएंस में तो फर्क आ जाएगा ना। आप तो क्वालिटी पर ध्यान दिया आपने, सस्ते प्राइस पे तो ध्यान नहीं दिया। तो हाई क्वालिटी का मेटल परचेस करते हो हाई प्राइस में, इसका मतलब एडवर्स डायरेक्शन प्राइस वेरिएंस का दिख रहा है, लेकिन क्वालिटी हाई बनेगी जिससे ज्यादा मटेरियल कंज्यूम नहीं होगा, या फिर आउटपुट इतना अच्छा होगा कि आपका अल्टीमेटली सेल्स वेरिएंस जो है उसकी वजह से अच्छा हो जाएगा। यानी कि दोनों डिपेंडेंट है, इनपुट और आउटपुट। जो मटेरियल वेरिएंस होता है और सेल्स वेरिएंस होता है, दोनों डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि जब लेबर की बात करते हैं ना, तो एक होता है स्किल्ड लेबर, ठीक है। स्किल्ड लेबर ज्यादा टाइम बचाता है, वो आपका फेवरेबल एफिशिएंसी देगा, आउटपुट पे भी उसका फर्क पड़ेगा, मटेरियल पे भी उसका फर्क पड़ेगा। माय गॉड, मटेरियल और सेल्स दोनों पे फर्क पड़ जाएगा उसका। इसका मतलब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, अच्छा मटेरियल अच्छा लेबर। ये दो पॉइंट को ध्यान रखोगे तो उससे कहानी समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं कि इंटरप्रिटेशन कैसे निकालते हैं वेरिएंस का। मतलब आपको यहां पर पूछा जा रहा है कि भाई वेरिएंस एनालिसिस हो सकता है कि आपको सारी चीजें जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप की लगेगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होगा। आपको एक्चुअली हो सकता है कि थ्योरी लिखने के लिए बोल दिया उसके रिस्पेक्ट में। ये बोलता है कि इंटरप्रिटेशन कैसे निकालोगे वेरिएंस का, इंटरप्रिटेशन कैसे निकालोगे वेरिएंस का। तो मेटल प्राइस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, इफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। तो सेल्स का प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, ये बात बोलता है कि इसका इंटरप्रिटेशन निकालो। तो बोलता है कि मेटल के प्राइस और यूजेस वेरिएंस की जब हम लोग बात करते हैं, तो आपको पता है मेटल का प्राइस वेरिएंस जो होता है डिफरेंट सप्लायर से खरीदने पे डिफरेंट प्राइस, ठीक है। डिफरेंस क्यों क्यों आता है आपको समझ में आ रहा है, सप्लायर का डिफरेंस होता है या क्वालिटी का डिफरेंस होता है, या फिर सप्लायर तो डिस्काउंट का डिफरेंस तो उसी में आ गया, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि हाँ एक और डिफरेंस होता है सप्लायर का, क्वालिटी का और क्वांटिटी का, इसको बोलते हैं साइज की वजह से, ठीक है। अब यहां पर सप्लायर और एक और होता है अनएक्सपेक्टेड, अचानक से कुछ ऐसा हो गया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर हो गया तो उस पर फर्क पड़ता है। यानी कि जो बाइंग का जो आपकी कैपेसिटी है, यानी कि प्रॉपर रिसर्च अगर मार्केट में नहीं करोगे तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, वेरिएंस हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये चीज आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंस में लिखना पड़ता है कि ये जो मेटल प्राइस वेरिएंस आया है ये आपका क्यों आया है, कैसे आया है, बार्गेनिंग पावर की कमी थी या सप्लायर कम थे, उन्होंने हाई डिमांड चार्ज किया वगैरह वगैरह करके, ठीक है। तो आपका प्राइस वेरिएंस हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि यूजेस वेरिएंस, जो मेटल का यूजेस वेरिएंस होता है उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि मेटल का इस्तेमाल इनफेक्ट क्वालिटी का इस्तेमाल करो या वेस्ट ज़्यादा हो रहा है या फिर इंस्पेक्शन आपने प्रॉपर नहीं किया या किसी वजह से मेटल हैंडलिंग में केयर नहीं किया, केयर से आपको करना है मेटल को हैंडलिंग, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंस में आता है रेट वेरिएंस। तो रेट वेरिएंस क्या होता है कि रेट वेरिएंस में आपका जो अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज होता है वेजेस के रेट में, या अनएक्सपीरियंस लेबर अनस्किल्ड लेबर को आप ले आते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा बोनस पेमेंट करना चालू कर देते हो, गिफ्ट बांटना चालू कर देते हो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो उससे आपको जीएसटी याद आ रहा होगा, शेड्यूल नंबर 3 एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन से शेड्यूल नंबर 3 नेगेटिव लिस्ट होता है। और दूसरी बात कि 50,000 से ज़्यादा गिफ्ट देने पर
एक फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी के दायरे में आ जाता है। तो यही बात आती है कि रेट जो आपका किस लेबर है, तो लेबर है उसका बोलता है डायरेक्ट रेट वेरिएंस, यानी कि रेट बोलता है कि अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन वेजेस रेट अनएक्सपीरियंस्ड लेबर। अभी आप सोच रहे हो कि मैं बीच बीच में इनकम टैक्स और जीएसटी क्यों बोलता हूं, इसीलिए बोलता हूं ताकि आप अलर्ट हो जाओ। आपका ब्रेन जो है ना, जैसे मान लीजिए कि कहानी में खो गया है, सुनते सुनते सो गया है, तो अचानक से जब कुछ भी अलग उसको मिलेगा ना तो तुरंत जागेगा, ओह क्या बोलने लगे अचानक, तो उससे क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा आपका ब्रेन। इसकी वजह से बोलता हूँ। और दूसरा उधर का पार्ट पोर्शन भी थोड़ा बहुत वो आपके ही जो विद इन सर्किल है, विद इन बाउंड्री है, उसी बाउंड्री की चीजें बताता हूँ, बाहर की चीजें नहीं बताता हूँ, इधर उधर की बातें नो बकवास। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन वेजेस रेट, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन वेजेस रेट क्यों हुआ, लेबर रेट वेरिएंस में आप देखोगे। दूसरा, अनएक्सपीरियंस लेबर तो कहीं नहीं ले आए, कहीं ज्यादा बोनस तो नहीं दे दिया, और कहीं मान लीजिए कि लेबर को का कंपोजिशन जो होता है ऐसा तो नहीं है कि उनका जोड़ीदार ऐसा बना दिया है कि जिसकी वजह से सारी की सारी वाट लग रही है पूरी। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ है कि नहीं एचआर का। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि लेबर की इफिशियंसी वेरिएंस, तो लेबर की इफिशियंसी किसे बोलते हैं कि पुअर सुपरविजन, सुपरविजन सही नहीं है लेबर का, इन्फीरियर क्वालिटी, क्वालिटी अच्छा नहीं है। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी वर्क, अगर मान लीजिए कि अच्छा पॉजिटिव साइड भी तो देखो ना कि प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ी है, वो लोग अच्छे से काम किए हैं इस हफ्ते, इसका मतलब क्या हो गया कि ये बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। लर्निंग का भी इफेक्ट होता है, नया मशीन जो है ना वो मशीन ले टेक्नोलॉजी बढ़ा दिया है आपने, ये सब भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये बात आती है कि बहुत सारे वेरिएंस को जो है ना अलग अलग कारण आपको लिखना है। उसके जहाँ तक बात करते हैं ओवरहेड वेरिएंस की, तो ओवरहेड वेरिएंस क्यों होता है कि आप हो सकता है कि आप हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस करो, लेवल ऑफ प्रोडक्शन को आपने जो है ना बढ़ा दिया है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन आपको ध्यान देना है कि ऑप्टिमल लेवल के बाद ऐसा ना हो कि फिर उल्टा आपको नुकसान हो जाए। इस बात को भी आपको थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, ये सारे कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना है। अगर ज़्यादा स्पेंड कर दिया गया है वेरिएबल ओवरहेड पर ही तो वो भी समस्या हो सकती है। और वेरिएबल ओवरहेड में आपका लेबर भी आ जाता है, वो भी वेरिएबल है, और अदर वेरिएबल भी आ जाता है। ठीक है, उसके जहाँ तक बात करते हैं कि सेल्स में भी होता है प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, ज़्यादा डिस्काउंट आपने ऑफर कर दिया या सेल्स का रिटर्न जो है ना प्रॉपर नहीं हुआ, सेल्स का टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, या फिर मार्केट कंडीशन ही खराब हो गया था, उसकी वजह से सेल्स प्राइस वेरिएंस आता है। और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस किसकी वजह से आता है, आपका जो है ना वॉल्यूम वेरिएंस मतलब कितना क्वांटिटी आपने बेचा, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल मार्केट इफर्ट पर डिपेंड करता है वो। अनएक्सपेक्टेड अगर कस्टमर का प्रेफरेंस या फिर उसका बाइंग का पैटर्न ही बदल गया। ठीक है, यानी कि बात करते हैं कि पुअर प्रोडक्शन फैसिलिटीज, ज़्यादा डिमांड जो है ना वो क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस के कारण आपने सेलिंग प्राइस को कम करवा के ज़्यादा डिमांड कर दिया, ये बुद्धिमानी तो नहीं हुई। लो डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन शेयर सेलिंग प्राइस, ये सारे रीजन होते हैं। अब आती है कंसेप्ट रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस। रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, यानी कि जो कंप्यूटेड वेरिएबल होता है ना वो क्या होता है, रिलेवेंट होता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी कि आपका वेरिएबल कंप्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटेड होना चाहिए, जो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है इसको ज़्यादा कंप्यूट करने की जरूरत होती है। उसके बाद मटेरियल होता है, वेरिएबल कॉस्ट में भी एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है, सबको आपने जो है ना प्रॉपर तरीके से जो है ना वो कंप्यूट करके दिया है। ठीक है, और वेरिएबल में ही लेबर एंड वेरिएबल दोनों एक ही में आ जाता है, और फिक्स्ड कॉस्ट आता है, उसके बाद सेल्स आता है, ये सब आपने कंप्यूट किया है। तो पहली बात तो कंप्यूट किया जाना चाहिए रिपोर्ट में। ठीक है, और उसके बाद जब आप उससे रिपोर्ट तैयार करते हो और उसके बाद आप बुलाते हो कि भाई साहब एग्जीक्यूटिव साहब, जो उसका रीजन है उसको बुलाते हो और उससे सवाल पूछते हो, यानी कि आपका स्टार्टिंग ही हुआ था कंपटीशन से, स्टार्ट विथ कंपटीशन ऑफ वेरिएंस। उसके बाद जो है ना आप उसको रिपोर्ट करते हो एग्जीक्यूटिव को, और उसके बाद जो है ना उससे रीजन पूछते हो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव टॉप मैनेजमेंट ही जिम्मेदार होता है हर बातों के लिए फाइनली अल्टीमेटली। ठीक है, शेयर होल्डर को उनको जवाब देना पड़ता है। एग्जैक्ट रीजन के बाद पता लगाने के बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है ना वो देते हो कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, एडवर्स वेरिएंस नहीं होना चाहिए। ये रिपोर्ट जो होता है ये आपका क्या होता है कि इसका एनालिसिस ही करना जो एग्जीक्यूटिव होता है, टॉप मैनेजमेंट होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को वेरिएंस रिपोर्ट बोलते हो। अब जब रिपोर्टिंग करना,
इसको इसको बोलते हैं कि आप इनको रिपोर्ट करने के बाद, यानी कि एक तरह का ये रिपोर्ट इंटीमेट करते हो, इंटीमेट, और इसके बाद बोलते हो कि रिपोर्ट तैयार करके लाओ, क्या रीजन था, क्या हुआ, क्यों हुआ, सब पूछते हो। तो ये रिपोर्ट तैयार करते वक्त में कुछ बातें जो है ना इनको ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखनी है कि क्या कॉस्ट ऑफ वर्क, कितना कॉस्ट करना चाहिए था और हमने कितना किया एक्चुअल, ठीक है, ये इनको डाटा का समझ होना चाहिए। उसके बाद क्या कारण हो सकते हैं, कॉज, वो कॉज एग्जैक्ट रीजन के साथ, ऐसा नहीं कि अंदाज से कुछ भी लगाएगा, उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। पॉसिबल कॉज को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि आपका मैनेजमेंट और हाँ मैनेजमेंट एक्सेप्शन रिपोर्ट भी इसमें लिखना है, मैनेजमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। तो यानी कि जो मैनेजमेंट एक्सेप्शन होता है उसमें भी लिखना है कि मैनेजमेंट का जो प्लान में चेंज हुआ, पॉइंट ऑफ जो वेरिएशन का रीजन है, ठीक है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक टॉपिक है आपके स्टडी मटेरियल में, बिहेवियरल इशू क्या होता है। अगर उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने आ जाए तो किसके बिहेवियर की बात कर रहा है, तो आपका वेरिएंस रिपोर्ट बनाने के लिए जो होता है ना कि क्या बोलते हैं, बिहेवियर की बात कर रहा है। तो वेरिएंस रिपोर्ट यहाँ पर आपको तैयार करना है, वेरिएंस रिपोर्ट क्रिएट करना है। तो क्रिएट करना है वेरिएंस रिपोर्ट सबसे पहले, उसके बाद आपको बिहेवियरल इशू देखना है। आपने वो क्रिएट कर दिया, उसके बाद जो एडवर्स वाले जितने हैं ना उनका ही तवज्जो देना है आपको, वही आपका फोकस एरिया रहेगा, जो एडवर्स वाले वेरिएंस रहेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना एडवर्स वेरिएंस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए तो एम्प्लॉई जो होता है वो क्या करेगा, वो एम्प्लॉई जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो बजट स्लैक करने की कोशिश करेगा। अगर स्ट्रिक्ट हो जाए तो एम्प्लॉई क्या करेगा, बजट स्लैक करेगा। अब यहाँ पर एक नए कंसेप्ट का जन्म होता है, बजट स्लैक। बजट स्लैक का मतलब क्या होता है, डेलिब्रेट करने की कोशिश करेगा, अंडर एस्टिमेशन ऑफ बजट करने की कोशिश करेगा या ओवर एस्टिमेशन ऑफ बजट करने की कोशिश करेगा। डेलिब्रेट जानबूझकर वो अंडर या ओवर जो है ना रिकॉर्ड देगा, रिपोर्टिंग करेगा, ट्रू रिपोर्टिंग करना बंद कर देगा। यानी कि एम्प्लॉय जो होता है कि अगर उसका स्टैंडर्ड जो होता है वो मतलब उसके आपने उसको प्रेशर डाला ना, तो इसकी वजह से वो क्या करेगा, एम्प्लॉय जो होता है ना बजट सेटिंग के दौरान जो होता है ना कई सारे बायस्ड चीज़ों को कंसिडर ही नहीं करेगा, वो आपको बताएगा ही नहीं फैक्ट, क्योंकि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे तो वो काम कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स वो आपको बताएंगे नहीं, बहुत जानबूझ के गलत रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है, और मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे आपके साथ जो है ना। वो कुल मिला के सीधे बोला जाए तो आपको डिलिबरेट रिपोर्ट वो देंगे। ऑर्गेनाइजेशन को इसकी वजह से लॉन्ग टर्म व्यू ध्यान में रखना है कि जो वेरिएंस एडवर्स आया है ना तो उसको शॉर्ट टर्म व्यूज देके ये नहीं हो कि भाई इमीडिएट उनको परेशान कर दे। और हाँ, क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज करवा देंगे फिर आपसे, वो आपको क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये सारी बातें आपको ध्यान देना है। इसी को बोलते कि किसके किसके बिहेवियर पे फर्क पड़ जाएगा, वही बिहेवियरल इशू है, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपको बोलता है कि कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में आप हमको बताएं। तो ये बोलता है कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। ये क्या होता है, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना उसको कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट आप बोलते हो। बेसिकली यहाँ पर आप करंट कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस को देखते हो, यानी कि मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में आप कंपटीशन को देखते हो, यानी कि आपके वापस से स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ये जो पहला चैप्टर इस पर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि इसी को बोलते हैं जो कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव मार्केट को। यानी कि मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट का जो है ना फीचर्स, कुछ फीचर्स तो स्पेशल होंगे ही। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आइडियल स्टैंडर्ड यूज़ करता है, जो आपका स्टैंडर्ड जो यूज़ करता है जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से, यानी कि आपका जो है ना स्टैंडर्ड मार्केट में अपडेट होने की वजह से आउटडेटेड हो जाता है, करंट स्टैंडर्ड लेता है, इसकी वजह से क्या होता है अपडेटेड, तो आउटडेटेड जल्दी हो जाता है। करंट एंड अपडेटेड लेने की वजह से आपका क्या होगा, पुराना वाला जो है ना आउटडेटेड जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि वेरिएंस एनालिसिस जो होता है वो इनफ डिटेल आपको शायद नहीं देता है, और वेरिएंस रिपोर्ट भी इसकी वजह से लेट आता है, क्योंकि तुरंत अपडेट करने के चक्कर में, कंपटीशन को सर्वे वर्वे करने के चक्कर में देरी लग जाती होगी, ठीक है। अब प्रोडक्ट जो होता है वो स्टैंडर्डाइज नहीं पाता है, प्रोडक्ट आपका स्टैंडर्ड तो ये चेंज होते रहता है ना बॉस, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कैसे रह पाएगा, यानी कि लगातार इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है।
आपका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है स्टैंडर्ड में। ये लगातार स्टैंडर्ड पे ही सारा जो है ना, पहली बात तो बोल दिया ऑटोमेटेड और स्टैंडर्ड पे ही सारा फोकस करके आपको सारे पॉइंट्स जो होते हैं कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो मॉडर्न प्रोडक्शन एनवायरनमेंट करके एक जो है ना वो स्टडी मेटेरियल में आपको दिया गया है शीट बना के, वो देखिएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिस्पेक्ट में बहुत सारे फार्मूलाज आते हैं, वो फार्मूला आपको देखने हैं। फिर हम लोग बात करेंगे आईसीआई के स्टडी मेटेरियल में समरी के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे अब स्टडी मेटेरियल का जो मेन टॉपिक है उसके तरफ आएंगे। ठीक है, अब जब इसकी तरफ आएंगे उसके बाद फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में और आरटीपी एमटीपी और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आंसर वाला जो कंसेप्ट है, जो पहले क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में समझो, आपको लगभग 20% बात को क्लियर करवा के देता है। बाकी रोल आपका ये समरी और स्टडी मेटेरियल के बाकी अदर कंसेप्ट्स, ठीक है, और उसके बाद जो है ना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और आरटीपी एमटीपी और पास सेट के क्वेश्चंस ये करवा के क्लियर कर देंगे कंसेप्ट को।